अस्सलामुअलैकुम, दिस इज द डॉक्टर दिशान। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में कि पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है, किस सिचुएशन में पीआरपी ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं तो उसके बाद आपने आफ्टर केयर क्या करनी है, कौन कौन से लोग पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कौन कौन से लोग पीआरपी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि डॉक्टर साहब हम हेयर प्लांट्स ट्रीटमेंट करवाएं या फिर पीआरपी ट्रीटमेंट करवाएं, तो काइंडली आप हमें सजेस्ट करें हम कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं। तो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि डॉक्टर साहब हम हेयर प्लांट्स ट्रीटमेंट करवाएं या फिर पीआरपी ट्रीटमेंट करवाएं। देखें, हेयर प्लांट्स ट्रीटमेंट आप तब करवा सकते हैं जब आप आगे से फुल गंजे हो चुके हैं, तब आप हेयर प्लांट्स ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपके सर पे बाल ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप हेयर प्लांट्स ट्रीटमेंट से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पीआरपी ट्रीटमेंट आप तब करवा सकते हैं जब आपको एलोपेशिया डिजीज हो चुकी है, तो आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बालों में हेयर फॉल हो चुका है तो आप ट्रीटमेंट पीआरपी करवा सकते हैं। अगर आपके बाल थिन हो चुके हैं, आपके बाल टूटना शुरू हो चुके हैं, तो आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बालों में हेयर लॉस हो चुका है तो आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब ये एलोपेशिया डिजीज क्या होती है? एलोपेशिया डिजीज आपके स्कैल्प पे भी हो सकती है और आपकी बियर पे भी हो सकती है। स्कैल्प पे अगर आपके एलोपेशिया डिजीज होगी तो वहां आपके पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी बियर पे होगी तो वहां भी आपके पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसको एलोपेशिया डिजीज कहते हैं, जिसमें पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं, वो 10 सीसी भी हो सकता है, 20 सीसी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी पूरी स्कैल्प पीआरपी करवानी है तो फिर हम 20 सीसी सैंपल लेते हैं। 20 सीसी मोर इज इनफ होता है। तो उस सैंपल को हम लेके सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट रेड ब्लड, सेकंड रिच प्लाज्मा, और जो थर्ड होता है वो पुअर प्लाज्मा होता है। और जिसकी हमें जरूरत होती है वो दरमियान वाला होता है, जिसको हम कहते हैं रिच प्लाज्मा। अब उसको हम सिरिंजेस के जरिए फिल कर लेते हैं। सिरिंजेस में फिल करके हम उसको रख लेते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट की स्कैल्प को नमी क्रीम लगा के आधे घंटे के लिए बिठा देते हैं। इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को इतना फील नहीं होता कि इसकी स्कैल्प पे नीडलिंग हो रही है। तो आधे घंटे के लिए पेशेंट को नमी क्रीम लगा के बिठा दिया जाता है। पेशेंट को फील भी नहीं होता कि मेरी स्कैल्प पे नीडलिंग हो रही है। तो कुछ डॉक्टर इस प्लाज्मे को डॉक्टर पेन के जरिए स्कैल्प पे पेनिट्रेट करते हैं और कुछ डॉक्टर सिरिंजेस के जरिए इस प्लाज्मे को इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प पे। तो दोनों तरीके ही ठीक हैं। आप डॉक्टर पेन से भी पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और सिरिंजेस के जरिए भी आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोनों मेथड ही ठीक है पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए। तो सिरिंजेस के जरिए जब प्लाज्मे को आपकी स्कैल्प पे इंजेक्ट किया जाता है तो आपके जो बाल होते हैं वो जो थिन होते हैं आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाते हैं। जहां से आपके पैचेस बने होते हैं एलोपेशिया डिजीज की वजह से, वहां से आपकी रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं। आपके बाल जो थिन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट के बाद आपने आफ्टर केयर ये करनी होती है कि आपने 3 से 4 दिन सर को वॉश नहीं करना होता। आपने डस्ट पोल्यूशन से अवॉइड करना होता है। तो ये आफ्टर केयर आपने पीआरपी ट्रीटमेंट के बाद लाजमी करनी होती है। तो अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो कि पीआरपी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। डायबिटीज के पेशेंट तो पीआरपी ट्रीटमेंट करवा ही नहीं सकते। अगर वो पीआरपी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्क वाली बात है। अगर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए तो ये भी आपके लिए रिस्क वाली बात है। डायबिटीज में पीआरपी ट्रीटमेंट आप ना करवाएं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा सेकंड है ब्लड प्रेशर के पेशेंट और प्रेग्नेंट फीमेल अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन किए बगैर पीआरपी ट्रीटमेंट ना करवाएं। तो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये जो 3 ऐसे पेशेंट हैं डायबिटीज के
ब्लड प्रेशर के और प्रेग्नेंट फीमेल तो डायबिटीज के तो बिल्कुल भी करवा नहीं सकते पीआरपी ट्रीटमेंट। बाकी जो दूसरे 2 पेशेंट है वो अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन किए बगैर पीआरपी ट्रीटमेंट ना करवाए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है, किस सिचुएशन में पीआरपी ट्रीटमेंट किया जाता है और पीआरपी ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या होते हैं। तो अगर अब आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवाने चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको ये नॉलेज हो चुका है कि आपको पीआरपी ट्रीटमेंट किस सिचुएशन में करवाना है। तो स्किन के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं आपकी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होगी उसको इंशाल्लाह सॉल्व जरूर करूंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।